ओके, नमस्कार, वेलकम टू द्रोणा एजुकेशन। हम लोग नीट महातोड़ के नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? बेसिकली हम लोग ये सोचते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ कितने मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, वो है आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं और ये स्टीरियो भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल में हम 6 टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। इस टॉपिक को चूज़ करने का मेरा रीज़न ये था कि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों का भी ये कंसर्न था ही। नेक्स्ट सारे जो भी हम टॉपिक करेंगे वो आप लोगों के जो वीक टॉपिक्स हैं उन्हीं पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये महातोड़ 100 सीरीज़ का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है, अगर हम लोग कहें तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल क्या लिखा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं ना, उनमें सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो सकता है। अब वो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस पोजीशन की वजह से हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस चेन लेंथ की वजह से हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस रिंग चेन, मतलब एक रिंग बन रही है और एक चेन बन रहा है, इसी तरह मेटामर्स हो सकते हैं, इसको हम बोलेंगे मेटामेरिज्म। इसी तरह टॉटोमर्स हो सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस नहीं होते। सबसे फर्स्ट चीज, मेन चीज क्या है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस नहीं होते। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा ही होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, बट 3D ओरिएंटेशन अलग होगा। मतलब कि अगर आप लोगों को पहले से आइडिया है तो, जैसे इसमें डबल बॉन्डेड रिंग वाले और ऑप्टिकल एक्टिविटी, 3 तरह के हमारे पास स्ट्रक्चरल की बजाय स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। इसको मैं फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस जो होते हैं वो या तो डबल बॉन्ड की वजह से हो सकते हैं या फिर रिंग की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड की वजह से होंगे, अगर ग्रुप्स सेम साइड में हैं तो हम उनको सिस बोल देते हैं, अपोजिट साइड में है तो हम उसको ट्रांस बोल देते हैं। सिमिलरली रिंग के साथ भी हो सकता है। रिंग में भी जैसे अबव द प्लेन अगर कोई ग्रुप है और बिलो द प्लेन मैंने इस तरह से ग्रुप बनाए हैं, तो ये दोनों सीएल, उस जो स्क्वायर हमने बनाया है, स्क्वायर हमारा क्या है, साइक्लोब्यूटेन। उस साइक्लोब्यूटेन के दोनों सीएल अगर सेम साइड हैं तो हम उसे कहेंगे सिस। एक सीएल ऊपर है और एक नीचे है तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांस। तो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मतलब यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तभी ये आइसोमर्स बन सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की फर्स्ट कंडीशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसी तरह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो अगर कंपाउंड के अंदर एसिमेट्री है, कंपाउंड अगर सिमेट्रिक नहीं है, तो वो 2 मिरर इमेज फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब वो एक नहीं है, वो 2 मॉलिक्यूल हैं अलग अलग, और दोनों की प्रॉपर्टी में मेजर डिफरेंस क्या होगा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मीन्स जब हम उसके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट हिट करेंगे तो वो लाइट को रोटेट करेगा। दोनों मिरर इमेज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन लाइट को रोटेट करने की जो टेंडेंसी है वो अलग होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल के जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम इनेंशियोमर्स देखेंगे, इसके अंदर हम लोग डाइस्टीरियोमर्स देखेंगे। ठीक है, इस तरह के ग्रुप्स हम लोग सारे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म से। पोजीशन आइसोमर्स में सारी डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिखूंगा। पोजीशनल आइसोमर्स, नाम से ही पता चल रहा है पोजीशन डिफरेंस होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, पोजीशन डिफरेंट। अब किसकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, किसकी पोजीशन हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट पोजीशन हो सकती है, मल्टीपल बॉन्ड की डिफरेंट पोजीशंस हो सकती है,
मल्टीपल बॉन्ड की डिफरेंट पोजीशन हो सकती है और सब्स्टिट्यूट्स की डिफरेंट पोजीशन हो सकती है। सब्स्टिट्यूट्स कौन? जो हाइड्रोजन की जगह लगे हुए हैं, क्लोरो, ब्रोमो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी ऐसा ग्रुप जो मेन चेन का हिस्सा नहीं है, वो सब क्या है? सब्स्टिट्यूट्स हैं। फंक्शनल ग्रुप के पोजिशनल डिफरेंस के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के सामने। जैसे ये हमारा है मैथ है प्रोपेनॉल है, ये 1 प्रोपेनॉल है। इसी तरह ये क्या हो सकता था? 2 प्रोपेनॉल भी ये हो सकता था। दोनों के अंदर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो नंबर ऑफ कार्बन्स आर 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर, बोलो कितने हैं? 8 है ना? एंड ओ, दोनों का ही फॉर्मूला सेम है। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट्स आर टर्म्ड एज पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पोजिशनल आइसोमर्स है। यहाँ पे पोजीशन डिफरेंस की हम बात करेंगे। और क्या सेम होना चाहिए? चेन सेम होनी चाहिए। क्या सेम होनी चाहिए? चेन लेंथ जो है वो हमारी सेम होनी चाहिए। ये हमें कैसे पता चलेगा कि चेन लेंथ? IUPAC यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? IUPAC। IUPAC का रूल क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। फर्स्ट रूल यही है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन करते हैं, सेकंड स्टेप के अंदर हम नंबरिंग करते हैं और थर्ड स्टेप के अंदर उसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल की अगर IUPAC नेमिंग करोगे आप, तो आप ऑब्वियसली बात है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो चेन लेंथ दोनों की सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है? पोजीशन डिफरेंट है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह से ये तो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप वाला एग्जांपल बताया। इसी तरह मल्टीपल बॉन्ड वाला एग्जांपल भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये हमारा एक ब्यूटीन है, इसी तरह हमारा एक ब्यूटीन ऐसा भी हो सकता है। ओके, इसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ कार्बन्स 4, नंबर ऑफ कार्बन 4, अनसैचुरेशन भी सेम है, सब कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम आएगा। क्या फॉर्मूला आएगा? किसी को आइडिया? C4H8, क्योंकि एल्कीन है ना, तो डबल हाइड्रोजन होने ही है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर देखेंगे तो IUPAC के अकॉर्डिंग करेंगे 1 2 3 4। फर्स्ट पोजीशन पे है 1 ब्यूटीन और इसका 2 ब्यूटीन। तो क्या डिफरेंस आ रहा है? पोजीशन डिफरेंट। किसकी पोजीशन डिफरेंट आ रही है? मल्टीपल बॉन्ड की। तो बहुत सिंपल है ये, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे PYQ देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पोजिशनल आइसोमर्स के बाद में, पोजिशनल आइसोमरिज्म के बाद में हम लोग बात कर रहे हैं चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स, ठीक है, तो चेन आइसोमर्स में चेन लेंथ डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंट होती है? चेन लेंथ डिफरेंट। ठीक है, मेन चेन जो हमारी है, IUPAC नाम जब हम लिखने जाएंगे, कंपाउंड का IUPAC नाम जब हम लिखेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन जो है वो मेन चेन के वो चेंज हो जाएंगे, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने लिखूं, ये हमारा स्ट्रेट चेन वाला 4 कार्बन कंटेनिंग, क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। लेकिन ये ब्यूटेन इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता था, जिसका प्रिमिटिव नेम हम लोग डिराइव आइसोब्यूटेन बोल सकते हैं इसको। अब इसमें मेन चेन लेंथ में कितने कार्बन है? 4 कार्बन आर देयर इन द मेन चेन, बट इसमें मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर्स हैं। क्लियर है? सिमिलरली हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, साइक्लिक वाला ले लेते हैं। साइक्लिक वाला एक भी एग्जांपल हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक। ये इसका नाम बोलो जल्दी से। साइक्लोहेक्सेन, सही बात है। इसका नाम बोलो। मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन की है, ये 6 कार्बन की है, ये 5 की है। और ऐसा भी तो हो सकता था, और ऐसा भी तो हो सकता था, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हम लोग देखेंगे। इथाइल, ओके, नंबर ऑफ कार्बन्स आर सेम इन ऑल द ग्रुप्स, सारे कंपाउंड्स के अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम है। चेन लेंथ डिफरेंट है। यहाँ चेन लेंथ क्या है? 6, यहाँ पे क्या है? 5, 4। ये दोनों एक दूसरे की क्या है? चेन आइसोमर। ये दोनों भी एक दूसरे के चेन आइसोमर है, ये भी दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है। ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर नहीं है, क्योंकि चेन लेंथ दोनों में सेम है। क्लियर है? कर सकते हैं ये चीजें। ओके, तो साइक्लिक रिंग में भी हो सकता था ये चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं, रिंग चेन आइसोमर। इसी के साथ अटैच कर देते हैं, रिंग चेन आइसोमर।
रिंग चेन आइसोमर में नाम से पता चल रहा है एक तो रिंग होगी और एक चेन। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर बनाते टाइम एक रिंग हो और एक स्ट्रेट चेन हो, तो उन दोनों को आपस में रिंग चेन आइसोमर बोलते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिया C4H8, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के हमें पता चल रहा है कि डबल हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक अनसैचुरेशन होना ही है, क्योंकि हमें पता ही एल्कीन जो हमारा हाइड्रोकार्बन है ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, अभी बताया था ना 1 ब्यूटीन, यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले, ये देखो 4 कार्बन्स है, डबल बॉन्ड, तो ये तो दोनों पोजीशन आइसोमर्स हैं। लेकिन अगर 4 कार्बन के साथ, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, ये भी ब्यूटीन है हमारा, और इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ एक रिंग भी तो हो सकती है। इसमें भी यहाँ देखना CH2 है ना ये, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन मेंशन कर दूं तो क्या लिखूंगा, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है और ये भी CH2 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर 8 और इसमें भी है, नंबर ऑफ कार्बन 4 है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों का जो रिलेशन है, क्या नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन अलग है, सेम है ना, इसकी मेन चेन में भी 4 कार्बन है और इसकी मेन चेन में भी 4 कार्बन है, बट ये रिंग फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है, और ये चेन फॉर्म में है, एसाइक्लिक फॉर्म है। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे एक दूसरे का, रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो आप मैं अगर क्लियर कहूं तो हम लोग रिंग चेन आइसोमर्स में कैसे बोल सकते हैं, जो भी हमारे एल्कीन्स होंगे वो कि उसका रिंग चेन आइसोमर क्या कौन हो सकता है, साइक्लो एल्कीन। एल्कीन का रिंग चेन आइसोमर कौन हो सकता है, साइक्लो एल्कीन। इसी तरह एल्काइन जो है उसका रिंग चेन आइसोमर कौन हो सकता है, साइक्लो एल्कीन। दोनों में डिफरेंस है देखना, ये एल्कीन है, ये एल्केन है, एल्कीन का, ये एल्कीन का साइक्लो एल्केन, और एल्काइन होता तो उसका साइक्लो एल्कीन भी हो सकता है, और साइक्लो अगर ओपन चेन अगर करें हम लोग तो ओपन चेन में, या यूं कह सकता हूं कि डबल बॉन्ड 2 बार भी हो सकते हैं अगर ओपन चेन हो तो, दूर दूर है ना, डाईइन। तो एल्काइन का एक आइसोमर और सोच रहा हूं मैं, देखना जरा, एल्का डाईइन। तो ये दोनों आपस में क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स, और ये दोनों आपस में क्या है, एक नया कैटेगरी क्या, ये तो है एल्काइन और ये क्या है, एल्कीन। एक ट्रिपल बॉन्डेड और एक 2 डबल बॉन्ड, मैंने डाईइन लिखा है दोनों अनसैचुरेटेड मोइटी, लेकिन जब हम लोग नाम लिख रहे हैं तो नाम का जो सरनेम है वो चेंज हो रहा है, और जब इस तरह का सरनेम चेंज होता है ना, मतलब लास्ट वाला जो सफिक्स है वो चेंज होता है ना, तो हम उसको फंक्शनल ग्रुप कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है नंबर 4, हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, नंबर 4 जो है वो फंक्शनल ग्रुप। नंबर 4 क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जो होते हैं बहुत आसान है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में आप ये देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन ग्रुप अलग हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं तो अल्कोहल एंड ईथर, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं क्योंकि इन दोनों का ही फॉर्मूला CnH2n प्लस 2O, CnH2n प्लस 2O सैचुरेटेड मोइटी के साथ इस तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3 CH2OH और CH3O CH3, दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। इसमें क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, और इसमें हमारा क्या है, ईथर। तो ये दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसी तरह हमारे एसिड और एस्टर्स, ये भी हमारे क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखेंगे कि पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, उस हिसाब से हम लोग, क्योंकि डिटेल में जाना चाहें तो काफ़ी डिटेल चीज़ें हैं, पर हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें करनी है ना, तो हम लोग ये चाहेंगे कि मेन कॉन्सेप्ट समझें और पुराने जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करें और हम लोग आगे बढ़ें। तो नंबर 4 है हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इसके बाद है नंबर 5 जिसमें ज़्यादा दिक्कत आती है सबको, वो है मेटामेरिज्म। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मेटामेरिज्म के अंदर।
मेटामेरिज्म के लिए मैंने कल आपको एक आइडिया दिया था, या हमने ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था ना, रियो डी जेनेरियो वाला जो स्टैचू है जिसमें दोनों हाथ ऐसे रख के रहता है, तो ये हिंट है एक तरह से। ये कैसा हिंट है? मेटामेरिज्म कौन देगा? जिसके बाई रेडिकल हो, ऐसा ग्रुप जिसके बाई रेडिकल्स हो, मतलब दो ग्रुप, दो वैलेंसी फ्री हो एक साथ। जैसे ये है, मैंने कहा ये, मैंने कहा सल्फर मतलब ईथर है, थायो ईथर है, अमीन है, ये तीनों। इसके अलावा जैसे मैंने कहा ये कौन है? कार्बोनाइल ग्रुप है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एस्टर ग्रुप है, फिनाइल है, फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग के अंदर दोनों तरफ ग्रुप चेंज हो रहे हो, या फिर साइक्लोहेक्सेन के अंदर दोनों तरफ रिंग ग्रुप चेंज हो रहे हो। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब में कॉमन क्या है? दोनों तरफ वैलेंसी है, दो वैलेंसी है ना सब में। तो दोनों वैलेंसी में अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन के चेंज हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? मेटामर्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा CH3 CH2O CH2 और CH3। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ इसी में, ध्यान से देखना। तो जब मेटामेरिज्म आप चेक कर रहे हो ना, तब हमेशा आप लोग किसको चेक करेंगे? जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको चेक करेंगे मेनली, जो हमारे सेंटर में है। इसके दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन अभी इधर 2 है, इधर भी 2 है, इसमें क्या है? इधर 1 और इधर 3। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के मेटामर्स है। क्या है? मेटामर्स। इसमें एक कंट्रोवर्सी और करते हैं लोग, आप भी देखें ध्यान से इस वाले में, क्योंकि देखो 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन स्ट्रेट फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रोपाइल है ना वो प्रोपाइल फॉर्म में एन प्रोपाइल भी हो सकता है और आइसो प्रोपाइल भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ये आइसो प्रोपाइल फॉर्म में होगा तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा नहीं दिखेगा, ये सुनो। अब अगर हम IUPAC की तरफ जाएंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जो रियल कॉन्सेप्ट है ना वो चेक होता है। कैसे? अगर इसका नाम लिखोगे, ईथर की नेमिंग जब हम करते हैं तब हम लोग लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन। क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। ईथर ऐसा ग्रुप है जिसको हम सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में ले रहे हैं, उसका सफिक्स यूज नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, हमारे पास जो सीरीज है ना, जो IUPAC की प्रायोरिटी ऑर्डर वाली सीरीज, जिसमें सबसे ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग? COOH, फिर सल्फो, फिर एस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड, है ना, ऑयल हेलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, इस तरह से करते हैं, थायो अल्कोहल, ठीक है, फिर अमीन्स। उसके बाद में हम सारे सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। तो जो OCH3 है हमारा, या OR जो है ग्रुप हमारा ईथर, उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं, तो एल्कोक्सी लिखते हैं। एल्क, और ये भी एल्क और ये एल्क, ये वाला एल्क और ये एल्क, ये वाला जो एल्क है वो शॉर्टर चेन का एल्क है, और ये लॉन्गर मेन चेन का एल्क है। ध्यान से देखना इसका नाम क्या, इधर तो दोनों तरफ सेम है ना, तो क्या नाम लिखोगे? इथॉक्सी ईथेन। एक बार O के साथ इसको जोड़ दो, क्या बोलोगे? इथॉक्सी ईथेन। और इसको अगर इधर छोटी वाले कार्बन को, छोटी चेन को अगर ऐड करें तो मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या है? मिथॉक्सी प्रोपेन। तो अगर मैं इसको कहूँ IUPAC के अकॉर्डिंग तो क्या कहूँगा? 1 मिथॉक्सी, क्या कहूँगा? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अगर मैं इसको कहूँ तो मेन चेन तो हमारी ये है ना 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये 1 मिथॉक्सी प्रोपेन और ये 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो नाम से देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या है? 1 मिथॉक्सी और 2 मिथॉक्सी, मतलब ये क्या है? पोजिशनल आइसोमर है। नाम से तो ऐसा लग रहा है हमको, लेकिन जब भी इस तरह की दिक्कत आए, जब पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर भी दिख रहा है, पोजीशन भी दिख रहा है, या कुछ मेटामेरिज्म जैसा भी कुछ दिख रहा है, तो हम लोग मेटामेरिज्म को प्रेफर करेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हम लोग देते हैं, एक ये भी मैंने कहीं पढ़ा था, इस तरह से चेन और पोजीशन तो सबसे लास्ट में है, पहले उससे पहले क्या बोलेंगे? मेटामर। उससे पहले भी अगर आपको फंक्शनल ग्रुप की चेंजेस दिख रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप, ऐसे एग्जांपल अभी मैं कराऊंगा। उससे पहले टॉटोमर और सबसे पहले रिंग चेन। सबसे पहले रिंग चेन, फिर टॉटोमर, फिर फंक्शनल ग्रुप, फिर मेटामर, फिर चेन और फिर पोजीशन। क्लियर है? देखो जैसे ये वाला एग्जांपल है, जैसे हमने ये इथॉक्सी वाला किया, इसी तरह हम लोग इसका एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, जो हमारा एस्टर ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, देखें ध्यान से, ये
एक कार्बन और बढ़ाता हूँ, ठीक रहेगा। ओके, इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन ये हमारा क्या है, एस्टर है ना। ये एस्टर में नेमिंग करते टाइम हमेशा ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, इधर चाहे कितनी बड़ी चेन हो, कितनी छोटी चेन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगा है सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी चेन क्यों ना हो, उसको YL लगा के ही लिखते हैं। बेंजीन रिंग भी होगी ना तो फिनाइल लिख देंगे, ठीक है। इधर एक कार्बन ही हो, 2 हो और इधर 10 हो, ठीक है, तो डिकाइल लिख देंगे, 10 हो गए तो YL लगा के। तो इसका नाम जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, मिथाइल, 2 है ना, एथेनोएट, मिथाइल एथेनोएट, और इधर है ही नहीं, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। ये क्या चेंज हो गया, फंक्शनल ग्रुप। अगर देखा जाए तो क्या ये मेटामर नहीं है? देखो ये ग्रुप, मैंने आपको कहा था कि ऐसा ग्रुप जिसकी 2 वैलेंसी हो, बाई वैलेंसी, और दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन चेंज होते रहे। तो इधर नंबर ऑफ कार्बन 1 1 है, इधर 2 0 और इधर 0 2, तो डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो ये दोनों जो है ये दोनों तो एस्टर है, पर ये हमारा एक नया फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो अब आप क्या बोलोगे, 1 और 3 आर मेटामर, ये तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे, और 1 और 2 के लिए क्या बोलोगे? तो मैंने आपको इसीलिए वो बताया था, आपको पहले क्या चूज करना है, मेटामर से पहले क्या चूज करना है, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है ना, तो आपको पहले फंक्शनल ग्रुप बोलना है। हाँ मेटामर भी है, अगर दोनों बोले ना कि कौन कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप एंड मेटामर, तो हाँ यस इट इज, बट प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। क्लियर है? तो इस तरह की दिक्कतें भी आती हैं, ठीक है। और कौन सा बच गया हमारा, नंबर 5 हो गया, और नंबर 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखें ध्यान से। नंबर 6 हमारा क्या है, टॉटोमेरिज्म। देखना टॉटोमेरिज्म देखो क्या है, बिल्कुल सिंपल सा बता देता हूं। ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, इधर हाइड्रोजन है या इधर कार्बन है तब देख के ही बोलेंगे। अगर इधर हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड बोलेंगे, और इधर कार्बन है तो कीटोन बोलेंगे। कार्बोनाइल ग्रुप बोल सकता हूं, कार्बोनाइल ग्रुप विथ अल्फा हाइड्रोजन। इसमें 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली चीज क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और दूसरी चीज अल्फा हाइड्रोजन जिस कार्बन पे है ना, वो कार्बन कौन सा होना चाहिए, sp3। अल्फा हाइड्रोजन जिस कार्बन पे है वो कौन सा होना चाहिए, sp3। तो ये क्या करते हैं, एक डांसिंग है, इस हाइड्रोजन का डांसिंग है। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ऑब्वियसली बात है, सब हम जानते हैं, जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड है या जितने भी CONH2 COCl एमाइड बोलो, एसिड हैलाइड बोलो, एस्टर बोलो, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो, सब में ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होकर इस कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक बनाता है। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये इन्विटेशन देता है कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे इसके ऊपर। तो जब तक न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है तब तक तो ये बॉन्ड शिफ्ट होना नहीं है। बट ये हाइड्रोजन जो है, जो अल्फा हाइड्रोजन है, जो अल्फा कार्बन है, वो हाइड्रोजन अपने बॉन्ड इधर शेयर करके इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, ये जो पॉजिटिव बन रहा है वो पॉजिटिव बनने नहीं देता, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, और खुद क्योंकि इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो ये बॉन्ड कर देते हैं। और ये बनाते क्या है, ये कन्वर्ट होके बन जाते हैं, देखना ध्यान से, OH, और इधर आ जाता है डबल बॉन्ड। इस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे कीटो फॉर्म। इस फॉर्म को इनॉल, नाम से ही ध्यान है, डबल बॉन्ड का इन और ऑल फॉर OH, ऐसा बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन वाला जो कार्बन है वो क्या होना चाहिए, sp3। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास ये है, क्या ये टॉटोमेर दे सकता है, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से लाओगे। चलो अगर सपोज कि अल्फा हाइड्रोजन है, ध्यान से देखना, अगर हम लोग डिराइव्ड नेमिंग में जाकर इस फंक्शनल ग्रुप के लिए अल्फा कार्बन काउंट करें तो ये अल्फा बीटा है, इसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है हमारा ये।
लेकिन ये अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, तो इसका हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सिंपल फॉर्म में बोलूं, वैसे तो पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूं कि क्यों नहीं कर सकता, एक सिंपल वर्ड में बोल देता हूं। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन प्लेनर होता है, तो उसका जो हाइड्रोजन है वो भी प्लेन में रहेगा, तो वो p ऑर्बिटल के गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। p ऑर्बिटल का जो रेजोनेंस क्या है, p ऑर्बिटल का गेम है, रेजोनेंस इज ए गेम ऑफ p ऑर्बिटल। वो भी कौन से p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड हमेशा किससे बनते हैं, हाँ इस तरह की ओवरलैपिंग से बनते हैं। वो दोनों जो ऑर्बिटल होते हैं वो कौन से होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, वो हमेशा पैरेलल रहते हैं ऐसे। तो जो मेन हमारा सिस्टम मोलिकुलर प्लेन है उसके परपेंडिकुलर रहते हैं ये सारे, तो p ऑर्बिटल सारे ऐसे हैं, और sp2 कार्बन वाला हाइड्रोजन तो ऐसे पड़ा हुआ है, तो वो उनके इस वाले गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, स्टैंडिंग गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। क्लियर है? तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर होगा तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो उस सारे p ऑर्बिटल के पैरेलल आ जाए। तो ये जो है हमारा ग्रुप, ये हमारा टॉटोमेरिज्म नहीं दे सकता। लेकिन इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखें। अब आपने कहा कि, मैंने कहा कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें अल्फा की बजाय अगर p ऑर्बिटल मिल रहे हैं, बीच में कॉन्जुगेशन मिल रहा है, तो ये वाला जो कार्बन है ना, इसका हाइड्रोजन, ये कार्बन sp3 है ना, तो इसका हाइड्रोजन भी टॉटोमेरिज्म दे सकता है। इसको हम नॉर्मल टॉटोमेरिज्म नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म। क्या कहेंगे, एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब इसमें कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है उसका रीजन समझिए। ये sp3 है, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा इधर, कॉन्जुगेशन मिल रहा है, तो ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दिया तो हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो भागता हुआ आएगा। तो मैं इसको ऐसे सोचता हूं कि ये भागता हुआ कैसे आ रहा है, इस ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, इस कार्बन का p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल, मतलब एक p ऑर्बिटल का सिस्टम बन गया है ऐसा, इसका भी p ऑर्बिटल, इसका भी p ऑर्बिटल, इसका भी p ऑर्बिटल। तो वो हाइड्रोजन जंप करते करते यहाँ तक आ जाएगा। जंप कहाँ तक पहुँचेगा, ऑक्सीजन की तरफ। ये समझ पा रहे हैं? ये जैसे ऑक्सीजन है तो ये पाई बॉन्ड है ना, और ये पाई बॉन्ड है, ये वाला CH वाला पाई बॉन्ड ऐसे शो किया है मैंने, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पाई बॉन्ड मैंने ऐसे शो किया है, और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन बैठा था वो हाइड्रोजन उसने कहा ले लो अपने इलेक्ट्रॉन ले लो, और ये इस तरह का बॉन्ड बना लेता है, अपना इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल को देके भाग के इधर आ जाता है। ठीक है, तो एक तरह से जंपिंग करते हुए आ रहा है। तो ऐसे वाले टॉटोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म। लॉन्ग डिस्टेंस तक चलता है बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन, ग्रुप का कॉन्जुगेशन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। और इसमें जैसे एक दो एग्जांपल और करते हैं डिस्कस, अगर हम करना चाहें तो। जैसे ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन, तो इसमें भी ये वाला कार्बन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और कॉन्जुगेशन मिल रहा है। क्या कॉन्जुगेशन है ना, ऐसा होना चाहिए कि सबके पास p ऑर्बिटल हो। देखो इन सबके पास p ऑर्बिटल है क्या, इसके पास p ऑर्बिटल है, तभी तो इसके p और इसके p ने दोनों ने मिलके क्या किया है, ये पाई बॉन्ड बनाया है। इसी तरह इसका p और इसका p, तो ये हाइड्रोजन, यहाँ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं दोनों, ये दोनों हाइड्रोजन, दोनों में से कोई भी एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड शिफ्टिंग कराएगा, और हाइड्रोजन भाग के चला जाएगा इधर। एक्सटेंडेड टॉटोमेरिज्म इसको बोलते हैं। और इससे मोर स्टेबल कंपाउंड बनता है। मोर स्टेबल कंपाउंड कौन सा, ये अनसैचुरेटेड कीटोनिक मॉइटी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फिनॉल में। और फिनॉल इस अनसैचुरेटेड कीटोनिक मॉइटी से कहीं ज्यादा स्टेबल है। पता है क्यों? वैसे तो कार्बोनाइल ग्रुप जो होते हैं वो अल्कोहल से ज्यादा स्टेबल होते हैं थर्मोडायनेमिकली, लेकिन यहां तो रामजी मिल गए। रामजी मतलब रेजोनेंस, मतलब एरोमेटिसिटी। अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, उसमें हम जीओसी डिस्कस करेंगे, तो हम लोग ये बात करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा पावरफुल है हाइपर कॉन्जुगेशन, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है रेजोनेंस, और उससे भी ज़्यादा पावरफुल है क्या, एरोमेटिसिटी। मतलब स्वयं प्रभु राम मिल गए हैं, तो इस मॉलिक्यूल को और क्या चाहिए, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी मिल गई है, तो ये सबसे ज़्यादा इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है ये।
ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ टॉटोमेरिज्म, टॉटोमर बना के ये कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो अब हम लोग, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल आइसोमर था, आज का हमारा टॉपिक यही है। इस पे हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी पिछले जो कुछ सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं, बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, जल्दी से डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग RS नोमेनक्लेचर, मतलब स्टीरियो आइसोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ज्योमेट्रिकल, बहुत दिक्कत आती है, मॉलिक्यूल देख के पता नहीं चलता है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। द कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म, क्या पूछा है? मेटामेरिज्म पूछा है। मेटामेरिज्म कौन शो कर सकता है? देखिए ये अगर नाम से देखूं तो ये क्या है, बताओ क्या है? ये एल्केन है। एल्केन और मेटामेरिज्म बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है? ये C3H6O, अगर आप देखो तो डबल क्या है? डबल हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? जस्ट डबल। जस्ट डबल हाइड्रोजन होना किसका है? कार्बोनाइल कंपाउंड का कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है? कार्बोनाइल। और 3 है तो इसका मतलब ये 2 हो सकते हैं। देखना, ये 2 पॉसिबिलिटी है क्या? अगर डबल से 2 ज्यादा होते ना तो अल्कोहल और ईथर हो सकता था। जस्ट डबल है तो कौन हो सकता है? कार्बोनाइल। और O2 होता तो हम सोचते कि फिर एस्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता था। O2 तो है नहीं, सिंगल O ही है, तो ये हो सकता है एक। तो दूसरा 3 कार्बन है ना, तो ये लो। अब आप बोलोगे सर आपने कहा था कि ये इस तरह का जो ग्रुप आता है जिसके बाई वैलेंसी होती है, अगर उसके दोनों तरफ वैलेंसी चेंज हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? मेटामर। लेकिन इसको मेटामर नहीं कहेंगे, क्या है ये? फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो नंबर 3 फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दे सकते हैं। नंबर 1 एल्केन है। एल्केन चेन और पोजीशन के अलावा कुछ नहीं दे सकते। ठीक है, अभी एक हम लिस्ट कर देंगे कि नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 है, 5 है, मतलब ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन, इनमें कितने आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, उसका एक लिस्ट कर देंगे। यहाँ देखिए डबल के साथ +2 है, इसका मतलब ये क्या हो सकते हैं? अल्कोहल और ईथर हो सकते हैं। बना के देखें क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। लो भैया, ईथर बना दिया मैंने, ईथर बना दिया। 3 कार्बन का ईथर ऐसा ही हो सकता है। अच्छा, इस ऑक्सीजन को इधर ले जाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो, क्या अल्कोहल मेटामेरिज्म दे सकता है? नहीं, अल्कोहल में तो OH होता है ना, तो बाईवैलेंसी का तो फैक्टर ही नहीं है, तो अल्कोहल तो वैसे ही नहीं दे सकता। और ईथर में अगर 3 कार्बन है तो क्या हो सकता है मेटामर? तो अल्कोहल, सॉरी, ईथर विच हैव 3 कार्बन और एंड लेस कांट गिव मेटामर, बट 3 से ज्यादा कार्बन है तो ही वो मेटामर दे सकता है। तो ध्यान से देखें, इधर 2 है, इधर 1 है, इसमें भी इधर 2 है, इधर 1 है, दोनों सेम है ना। ये तो इसका नाम भी मिथॉक्सी ईथेन और इसका नाम भी मिथॉक्सी ईथेन। लेकिन अगर मैं कहूं तो ये भी नहीं होगा ना। अगर मैं कहूं इसका ये भी डबल है और +2 है, मतलब ये भी क्या है? अल्कोहल या फिर ईथर। और अल्कोहल जो है वो मेटामेरिज्म नहीं दे सकते क्योंकि उसमें तो 2 ग्रुप है ही नहीं, 2 वैलेंसी नहीं है। तो अगर 4 कार्बन की बात करें तो O CH2 CH2 CH3, एक तो ये। दूसरा क्या हो सकता है बताइए? एक और सुनना, जब भी 3 कार्बन की स्टेट चेन आ जाए ना तो आइसो भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? और तीसरा, दोनों तरफ इक्वल इक्वल है ना। ये 3 मेटामर है, ये तीनों आपस में क्या है? मेटामर है। क्लियर? श्योर है सभी? चलिए, तो कौन दे सकता है? नंबर 4। आगे बढ़े। Which among the given molecule can exhibit टॉटोमर? जब टॉटोमर आए ना तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सोचेंगे दिमाग में कि अल्फा हाइड्रोजन दिखे, अल्फा दिखे और साथ में कौन सा हाइब्रिडाइज्ड हो? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसकी टेंडेंसी हो कि वो डबल बॉन्ड बना सके। तो ये है ब्रिज कंपाउंड। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्या? अल्फा है ना, ये भी अल्फा है, इसके पास हाइड्रोजन भी है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, बट इसके पास एक दिक्कत है, ये ब्रिज कंपाउंड है। ब्रिज कंपाउंड कैसे बोले तो ये ब्रिज कंपाउंड है, ये ब्रिज है। मतलब जैसे अगर मैं एक पेपर ले लेता हूं कोई भी, इस पेपर में अगर इस तरह को फोल्ड कर रहा हूं, देखना ध्यान से, इधर देखिए, इस तरह का ब्रिज है। ठीक है, इस ब्रिज में ये सामने वाले फ्रंट वाले बॉन्ड है, ये बैक वाले हैं,
और ऊपर की तरफ यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ बीच में इससे और इससे अटैच्ड। तो ये वाला जो कार्बन है ये sp3 है, इसका हाइड्रोजन भी है इधर की तरफ, लेकिन ये कार्बन इस ब्रिज कॉर्नर ब्रिज हेड पे होने की वजह से, अरे ये ब्रिज है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है आपको, तो ब्रिज के थ्रू जाना है, तो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है और ये इधर आ रहे हैं। तो ये जो ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड का कार्बन इतना ज़्यादा स्ट्रेन फील करता है कि ये कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता, कभी भी प्लेन में नहीं आ सकता। और अगर प्लेन में नहीं आ सकता इसका मतलब डबल बॉन्डेड नहीं हो सकता। और टॉटोमेरिज्म में हमको पता है ना कि क्या होना चाहिए, इस तरह का जो भी हमारा कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है वो फाइनली डबल बॉन्डेड हो जाएगा ना ये। तो ये यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसमें देखो तो इसमें भी एक तो ब्रिज वाला है और एक इधर तो अल्फा है ही नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसमें इसका ब्रिज वाला अल्फा है ना ये, तो इसकी वजह से तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ इसकी वजह से हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, तो टॉटोमर बन सकता है। इसका जो टॉटोमर बनेगा यहाँ डबल बॉन्ड और इधर OH, तो ओनली 3। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। ये सेम क्वेश्चन आगे वापस से आ गया। इधर देखो, इधर बढ़ो, इधर बढ़ो, ये अल्फा दिख रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहा है, यस। इसको देखो, इस डबल बॉन्ड के लिए इधर बढ़ो, इधर भी बढ़ो, ये अल्फा दिख रहा है, इसके पास 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो ये भी दे सकता है। इसको देखो, इधर से नहीं, इधर से नहीं दे सकता, लेकिन इधर से चलते हुए यहां तक आ जाओ तो एक्सटेंडेड टॉटोमर तो दे ही सकता है। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो ये भी दे सकता है। तो आंसर क्या है, 1 2 3। 2015 में कैंसिल हो गया, और कैंसिल इसलिए हुआ होगा कुछ लोगों ने एक्सटेंडेड को छोड़ दिया होगा, तो बोला नहीं हमारा आंसर तो 1 और 2 है। तो फिर नीट वालों ने कहा होगा ठीक है चलो लड़ो मत, कैंसिल कर देते, तो क्वेश्चन कैंसिल हो गया। लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना कि कैसे कैसे हो सकता है। तो ये इट कैन गिव एक्सटेंडेड टॉटोमर, टॉटोमर ही तो है, उसी का तो एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो दे सकता है ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसिटेट एज शोन बिलो। इनोलिक फॉर्म, ठीक है, हैज किसका पूछ रहा है, इनोलिक फॉर्म का सिग्मा और पाई पूछ रहा है। ऑप्शंस देखो, सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग पूछ रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा इनोलिक है कौन सा वो है। नाम से देखो, इन और ऑल मतलब क्या चाहिए हमको, डबल बॉन्ड भी और OH भी, वो तो इसी में है ना, इसमें तो नहीं है। अब काउंटिंग करो, पाई बॉन्ड दिख रहा है एक, तो ये रहा एक, ये रहा पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड वाला ऑप्शन देखो, ये तो हटा ही दूं, ये भी हटा दूं, 2 पाई बॉन्ड इसमें भी है और 2 पाई बॉन्ड इसमें भी है। इनोलिक फॉर्म के पाई बॉन्ड काउंट करना है, तो इन दोनों में से तो हो नहीं सकता, इन दोनों में से हो सकता है। अब देखना सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6, एक OH का होगा 7, इधर 3 3 है, 8 9 10। अब फालतू का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, 2 ऑप्शन है ना अपने पास, 10 तक तो हम पहुंच ही गए, तो 18 ही होंगे, 9 तो हो नहीं सकते, तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करना। क्योंकि हाँ इधर देखना C2H5 है, तो इधर जो सेकंड कार्बन होगा ना उसके 3, फिर उसके सेकंड वाले कार्बन के 4 और CH3 के 3 H के, फिर एक कार्बन टू कार्बन का, फिर कार्बन टू ऑक्सीजन का, इतने सारे काउंट करेंगे टोटल आ ही जाएगा। ठीक है, देख लेना इसको, कैंसिल कर रखा है इसको भी, हो सकता है आंसर में 18 के 19 हो रहे हो, काउंट करके देख लेना आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपना वही है, इनोलिक फॉर्म पे ध्यान देना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमर्स। अच्छा, ये बीच में क्वेश्चन आ गया है, स्टीरियो आइसोमर्स जो है, स्ट्रक्चरल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर नहीं होते, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। मैंने आज क्लास स्टार्ट करी तब सबसे पहला काम ये किया था कि स्टीरियो के 2 पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है और ऑप्टिकल में ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। कुछ लोग कन्फर्मर्स जो होते हैं ना, कन्फर्मर्स, एक्लिप्स और स्टैगर्ड अगर आपने पढ़े हो तो उनको भी आइसोमरिज्म में डालते हैं। आइसोमर्स नहीं होते वो, दोज आर इंटरकन्वर्टेबल। आइसोमर कौन होते हैं, जो अलग अलग हों, 2 हों, एटलीस्ट 2 हों, तभी तो हम 2 सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखने वाले 2 अलग अलग कंपाउंड अगर हैं तो हम उनको आइसोमर बोलेंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखने वाले, सेम स्ट्रक्चर रखने वाले, डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी रखने वाले कंपाउंड को हम लोग आइसोमर बोलेंगे। सेम स्ट्रक्चर रखने वाले, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखने वाले लेकिन डिफरेंट ओरिएंटेशन रखने वाले को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलेंगे। लेकिन जो हमारे एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म में आ रहे हैं,
जो डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड के थ्रू सिंगल रोटेशन हो रहा है आराम से, दोनों हाइड्रोजन सामने आ रहे हैं, एक्लिप्स बोल रहे हैं, 60 डिग्री स्टैगर्ड बोल रहे हैं, वो तो कन्वर्ट हो रहे हैं ना रूम टेम्परेचर पे, तो वो आइसोमर नहीं है। क्यों नहीं है आइसोमर? वो एक ही मॉलिक्यूल है, उसके अंदर रोटेशन हो रहा है, तो वो आइसोमरिज्म में नहीं आता है। ठीक है, चेन आइसोमर, रोटेशनल आइसोमर। रोटेशनल आइसोमर क्या है? वो जो रोटेशन हो रहा है वो आइसोमर ही नहीं है। ठीक है, इन्होंने पूछा है स्टीरियो, तो स्टीरियो कौन है? ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ऑप्टिकल बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। लिंकेज और ज्योमेट्रिकल, ये लिंकेज वाला तो है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। किसका है ये? कोऑर्डिनेशन। उसमें जब एम्फीडेंटेड लिगेंड होते हैं ना, जो उसके पास एक से ज़्यादा टाइप के डोनर होते हैं तो वो अलग अलग बनाते हैं, वो उसका है ये। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल था पर स्टीरियो में ये नहीं है ना। ओके, आगे बढ़े। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द डाइफिनाइल मीथेन, ये डाइफिनाइल और मीथेन। ओके, अगर ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम लोग इस तरह से डिस्कस करते हैं। ओके, ये है, क्या पूछा है? हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। मतलब मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है। सबसे पहला काम, मॉलिक्यूल को देखो, उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करो। अगर दोनों तरफ सेम चीज चल रही है तो एक तरफ ही करके देखना है अपने को। यहां से मैंने देखा तो दोनों तरफ सेम है। यहां एक हाइड्रोजन लग सकता है क्या? तो एक हाइड्रोजन हटा के यहां पे एक क्लोरीन लगाएंगे एक आइसोमर। दूसरा आइसोमर इस पे या इस पे करूं एक ही बात है, या इस पे करूं या इस पे करूं एक ही बात है ना। इसके लिए ये ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो, इसके लिए ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, सब कुछ सेम है। तो एक पोजीशन ये ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा। एक ही तो लगाना है Cl। दो लगाने होते तो हमें बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती कि दोनों ऑर्थो पे, दोनों मेटा पे, एक मेटा पे, एक पैरा पे, एक ऑर्थो पे, एक पैरा पे, फिर सोचते इसके ऑर्थो पे, इसके ऑर्थो पे, फिर कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, सोच लीजिए। इसके ऑर्थो पे, इसके मेटा पे, इसके मेटा पे, इसके पैरा पे, इसके पैरा पे, इसके पैरा पे। अगर दो क्लोरीन लगाने होते तो अभी हमको कितना लगाना है? एक ही लगाना है, तो आसान हो गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इतना टफ आते भी नहीं है कि डाइक्लोरिनेशन कराओ और इतनी बारी पॉसिबिलिटीज हो जाए, इतनी सारी। ठीक है, तो कितने हुए? एक तो यहाँ ऑर्थो मेटा पैरा, कितने हुए? 4। ठीक है, आगे बढ़े। टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, अब इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखना, R3C। R3C का क्या मतलब है? ये NO2 अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं, RCH2NO2। ध्यान से देखो, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? ध्यान से देखना, ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा, ये अल्फा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, जाएगा क्या? श्योर है? कैसा दिखेगा? दिखने में कैसा दिखेगा? R C डबल बॉन्ड NOH OH। क्लियर है? ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? टॉटोमर। हाँ, ये अगर O नहीं होता ना तो मैं इसको ऑक्सिम बोलता, ऑक्सिम, और कौन सा एल्डोक्सिम बोलता, और इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रो ग्रुप। अगर O नहीं होता तो नाइट्रोसो बोलता। तो नाइट्रोसो और ऑक्सिम भी एक दूसरे के टॉटोमर होते हैं। आपको बस ये देखना है कि अनसैचुरेटेड मोइटी हो, उसके अल्फा कार्बन हो। अल्फा कार्बन कौन सा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज, उसके पास हाइड्रोजन होने चाहिए। देखो यहाँ पे भी CH3 3 टाइम्स C है, दिख रहा है क्या? CH3 3 टाइम्स C, सॉरी NO। क्या करोगे? अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। मान लीजिए ये नहीं होता और यहाँ H होता, तो ये H शिफ्ट होता, जो भी मैं कह रहा था आपको। तो इसका जो टॉटोमर है वो कैसा दिखेगा? देखना, यहाँ कार्बन, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड NOH, तो ये है हमारा नाइट्रोसो। क्या है? नाइट्रोसो। और ये कौन है हमारा? ऑक्सिम। दोनों तरफ CH3 है तो हम बोलेंगे कीटोक्सिम। तो नाइट्रोसो एंड कीटोक्सिम आर टॉटोमर ऑफ ईच अदर, वी कैन से, वी कैन कंक्लूड। क्लियर है? लेकिन यहाँ H नहीं है, यहाँ पे क्या है? CH3 3 टाइम्स है ना, तो ये भी नहीं दे सकता। ये तो दे ही रहा था, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे पॉसिबल है क्या? अनसैचुरेशन ही नहीं है, वो तो 2 डिग्री अमीन है,
तो वो तो दे ही नहीं सकते। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ रहे हैं। ये भी नहीं, आंसर तो मैंने लगा ही दिया है। द नंबर ऑफ आइसोमर इन C4H10O। अब देखो ध्यान से, C4H10O क्या हो सकते हैं? एल्कोहल एंड ईथर। 4 कार्बन की चेन बना दूं, OH, 4 कार्बन की चेन बना दूं, क्या है दोनों एक दूसरे के? आइसोमर। कौन से? 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या बोलोगे? पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर है। ओके, इसके अलावा 4 कार्बन की चेन में, और पहले अल्कोहल की बातें कर रहे हो ना, फिर आगे 3 कार्बन की चेन भी तो हो सकती है। 3 कार्बन चेन में एक मिथाइल हो सकता है, उसी पे OH हो, और 3 कार्बन चेन में मिथाइल यहां हो और इस पे OH हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी? ये OH कहाँ लग सकता है? देखो इसके लिए ना सबसे बेस्ट चीज है, रेडिकल के जो आइसोमर्स है ना वो सारे आपको पता होना चाहिए। मतलब 4 कार्बन चेन है ना, तो एक रेडिकल ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग आराम से। एक ये और एक ये, नाम बोलेंगे सबके। N मेथड प्रोब्यूट, N ब्यूटाइल, क्या नाम है? N ब्यूटाइल। ये आइसोब्यूटाइल है क्या? नहीं, गलती से भी नहीं, गलती से भी नहीं। सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या नाम है इसका? सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसो नहीं है ये आइसो है। आइसो क्यों है? क्योंकि ये हमारा फंक्शनल, ये हमारा रेडिकल है। मैंने आपको बता रखा है क्या, रेडिकल से सेकेंड, या तो सेकेंड लास्ट या सेकेंड पोजीशन पे क्या होना चाहिए? मिथाइल। तो ये हमारा आइसो ब्यूटाइल है। N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। अब यहाँ पे आपकी इच्छा हो तो लगा लो। तो 4 ही तो पॉसिबिलिटी है। एल्कोहल वाली 4 पॉसिबिलिटी खत्म, फिनिश। क्या? हाँ, 4 एल्कोहल की हुई है, ईथर की तो बाकी है ना अभी। तो ईथर में आ जाओ। वो तो ठीक है, सैचुरेशन है इसलिए। अनसैचुरेशन होता ना तो मैं इतने सारे बताता आपको। अनसैचुरेशन अगर होता ना, मतलब अगर C4H8 होता तो ऐसे क्वेश्चन करने के नहीं होते, छोड़ने के होते हैं, है ना। लाइव बोल रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन करने के नहीं होते। क्यों नहीं होते? C4H8O अगर होता तो ऑब्वियस ही बात है कि कार्बोनाइल ग्रुप होता। कार्बोनाइल में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन आएंगे तो उनके टोटोमर आएंगे, उनके टोटोमर आएंगे तो डबल बॉन्ड और OH आएगा। जब डबल बॉन्ड आएगा तो रिंग आएगी, और OH आएगा तो ईथर भी आएगा। तो डबल बॉन्ड का रिंग आएगा, OH का ईथर आएगा, फिर साइक्लिक ईथर आएगा, फिर OH, रिंग में भी OH की पोजीशंस आएगी। तो घने सारे, खूब सारे हो जाएंगे फिर। तो ऐसे तो सवाल आएंगे ही नहीं एग्जाम में, पहली बात तो, है ना। आई एम 99.99% श्योर कि C4H8O नहीं पूछेगा कोई। वो पागल थोड़ी है क्या इतने सारे करवाएगा एग्जाम में, है ना। ऐसे क्वेश्चन होंगे ही नहीं, सिर्फ उसी से होंगे जो पढ़ के नहीं गया है, क्योंकि वो तुक्का मारेगा तो हो जाएगा। जो पढ़ के गया उससे तो बिल्कुल नहीं होना है, तो नहीं करना ही नहीं है अपने को, ठीक है। पर हाँ, इन्होंने आसान पूछा है ना, तो हम लोग आसान पे चल रहे हैं। तो हम लोग एल्कोहल कर चुके हैं, एल्कोहल 4 है, ईथर 1 2 3 सिंपल वाला ईथर, थोड़ा सा सिमेट्रिक ईथर बोलते हैं इसको। क्यों? इथाइल इथाइल ईथर, पुराना नाम डाई इथाइल ईथर, नया नाम इथॉक्सी इथेन, इधर मिथॉक्सी प्रोपेन। जब भी प्रोपेन आया है तो आइसोप्रोपाइल भी तो हो सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? मेटामर। मेटामर है और पोजिशनल भी है, पर मेटामर बोलेंगे। पोजिशनल कैसे है? 1 2 3 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, और ये 1 2 3 क्या है? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ओके, तो दोनों आइसोमर तो हैं, पर ये मेटामर है, क्योंकि मेटामर में ऑक्सीजन की दोनों तरफ ग्रुप चेंज हो रहे हैं। तो 4 + 3 7। चलिए, आइसोमर्स ऑफ ए सब्सटेंस मस्ट हैव द सेम, क्या सेम होना चाहिए? क्या सेम होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, तो फिर हम लोग चेन पोजीशन कैसे बोलेंगे? बोल ही नहीं सकते। दूसरा, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेट चेन अगर हुई, नंबर ऑफ कार्बन की अगर स्ट्रेट चेन हुई और जितनी और ब्रांचिंग वाली चेन हुई, अगर जितनी ज़्यादा स्ट्रेट चेन होगी ना, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होंगे, तो उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा।
जितनी ब्रांच ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज हो ही सकती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम, बहुत पहले पूछा था। डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ ईथेन। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया है? ये कन्फर्मेशंस की बातें आ गई है, ठीक है। तो ये ठीक है ना, आपको आइसोमर्स आपको अच्छे से समझ में आ ही गया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।